हाय स्टूडेंट्स, आज फिर से आपसे विद्यार्थियों को वेक्टर अलजेब्रा के टॉपिक 3D के टॉपिक एंगल बिटवीन टू लाइंस में स्वागत है, अभिनंदन है। हम लोग लेक्चर 2 की बात करें तो लेक्चर 2 में हम लोगों ने पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो क्या होता है, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है और उसके थ्रू आउट हम लोग एंगल कैसे निकालते हैं इन सेंस ऑफ द कॉस थीटा, इन सेंस ऑफ द साइन थीटा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर कब कहलाता है, दो लाइन आपस में पैरेलल कब कहलाता है, उनके लिए डायरेक्शन कोसाइन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, उसके लिए डायरेक्शन रेशियो के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो चलिए हम लोग पहले हेडिंग बनाते हैं, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू लाइंस, है ना। हमें ये देखना है कि दो लाइन परपेंडिकुलर कब होते हैं, लेकिन उसके लिए गिवन सेक्शन पे होनी चाहिए। तो उसके लिए गिवन सेक्शन की हम लोग बात करते हैं व्हेन, ये तो इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। इसका मतलब कि यदि दो लाइन हैं और उन दो लाइन के डायरेक्शन रेशियोज दिए गए हैं, तो उन डायरेक्शन रेशियोज के बदौलत आप कैसे कहेंगे कि वो दोनों लाइन जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, देन हम लोग कहेंगे देन लाइन्स हैविंग डायरेक्शन रेशियोज A1 B1 C1 एंड A2 B2 C2 आर परपेंडिकुलर। क्या है इसका मतलब, समझिए। इसका मतलब क्या है कि यदि कोई दो लाइन है, पहले वाला लाइन का डायरेक्शन रेशियो दिया गया है A1 B1 C1 दिया गया है, और दूसरे लाइन का डायरेक्शन जो रेशियो दिया गया है A2 B2 C2 दिया गया है, और डायरेक्शन रेशियो होने के बावजूद यदि इनके डायरेक्शन रेशियो के बीच ये रिलेशन होता है, इसका मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो हम लोग कहेंगे कि जो दो लाइन हैं जिनके डायरेक्शन रेशियो दिए गए हैं वो परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कंडीशन जब हम लोग का डायरेक्शन रेशियो दिया हो तो उसके लिए पैरेललिज्म का क्या कंडीशन होता है, लाइंस पैरेलल कब होंगे देखेंगे। दूसरा हो जाएगा कंडीशन 4 ऑफ पैरेललिज्म मतलब पैरेलल ऑफ टू लाइंस। दो लाइन का पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है, यदि उसके इफ डायरेक्शन रेशियोज आर गिवन। जब उसके डायरेक्शन रेशियो गिवन हो तो क्या होता है, उसके बीच में रिलेशन कि दोनों लाइन आपस में पैरेलल हो जाएं। तो हम लोग देखेंगे इफ A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2 इक्वल टू K,
कोई एक नंबर मिले, इसका मतलब a1/a2 5 मिला, b1/b2 5 मिला, c1/c2 भी 5 मिला, और सब आपस में इक्वल हो, तो हम लोग कहेंगे देन लाइन्स having direction ratios a1 b1 c1 and a2 b2 c2 are parallel। मतलब दो लाइन क्या होंगे? पैरेलल होंगे। हम लोग ये भी कह सकते हैं कि यदि डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल हो, तो भी लाइन क्या होता है? वो पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो आपको जब भी परपेंडिकुलर प्रूव करना होगा तो ये रिलेशन को लाना पड़ेगा, और जब भी आपको पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा तो ये रिलेशन को लाना पड़ेगा। ठीक है, ये तो बातें हुई डायरेक्शन रेशियो दिया गया था वैसे केस पे, और डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ रहेगा तो उसके लिए क्या करेंगे? डायरेक्शन रेशियो मतलब एबीसी, डायरेक्शन कोसाइन मतलब LMN। जब LMN दिया गया हो तो उसके लिए कौन सी कंडीशन होती है? परपेंडिकुलर के लिए और पैरेललिज्म के लिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, फिर से हेडिंग हमारा होगा कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी of two lines। अब देखिए इन दोनों टॉपिक में क्या अंतर है। इफ डायरेक्शन रेशियो आर गिवन, और यहां क्या दिया गया है? डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन। इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, ठीक है। अब इफ L1 क्यों? क्योंकि दो लाइन हैं तो दोनों लाइन के लिए अलग से डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। पहले वाले को 1 2 3 बोले 1 बोलेंगे, दूसरे वाले को 2 2 2 बोलेंगे। यही कंडीशन प्लस M1 इंटू M2 प्लस N1 इंटू N2 इक्वल टू 0 हो, वही वाला कंडीशन हो। इसका मतलब हो गया कि चाहे डायरेक्शन रेशियो हो चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो, दोनों के लिए कंडीशन सेम होता है। लाइन्स having direction cosines L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are perpendicular। ठीक है। फिर यही पैरेललिज्म के लिए डायरेक्शन रेशियो जब डायरेक्शन कोसाइन जब दिया रहे तो पैरेललिज्म का क्या कंडीशन होता है? ठीक है, कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म ऑफ टू लाइन्स। ठीक है, हाँ, और इसके लिए क्या है? इफ डायरेक्शन कोसाइंस आर गिवन, डायरेक्शन कोसाइन दिया हुआ है, तब की स्थिति पे पैरेललिज्म के लिए क्या कंडीशन होता है? तो आपको बता दे रहे हैं, पहले भी बता चुके हैं हम कि चाहे वो डायरेक्शन रेशियो हो चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो, परपेंडिकुलरिटी और पैरेललिज्म का सेम कंडीशन होता है। तो आप ही बताइए यहाँ पर क्या होगा? इफ L1/L2 इक्वल टू M1/M2 इक्वल टू N1/N2 इक्वल टू K हो, हाँ, देन लाइन्स हैविंग डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are parallel।
इसका मतलब सिंपली साफ साफ कह सकते हैं कि यदि डायरेक्शन किसी दो लाइन का डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन कोसाइन प्रोपोर्शनल हो तो लाइंस क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं। उन दोनों बीच की लाइन के बीच में कैसा रिलेशन, ज्योमेट्रिकल रिलेशन होता है, पैरेललिज्म का होता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न आपके बनाए जाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट ऑन ए गिवन लाइन। ठीक है, आपको ये जो वर्ड दिख रहा होगा प्रोजेक्शन, लग रहा हो कि सुना सुना है। हाँ, तो ये सुना सुना ही है। ठीक है, और आपने इससे पहले भी सुना है डॉट प्रोडक्ट पे। डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल मीनिंग बतलाए थे कि एक लाइन का किसी दूसरे पे क्या दर्शाता है, प्रोजेक्शन दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर है, मान लीजिए कि प्रोजेक्शन क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे कहता है ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन ए गिवन लाइन, कोई एक गिवन लाइन है। ठीक, तो गिवन लाइन है, तो देखिए गिवन लाइन इसका मतलब क्या है कि उसके डायरेक्शन कोसाइन दिए गए हैं। ये गिवन लाइन कहने का मतलब क्या हो गया कि उसके डायरेक्शन कोसाइन दिए होते हैं। गिवन लाइन का मतलब डायरेक्शन कोसाइन होता है। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब है कि डायरेक्शन को फिक्स किया गया, और जब डायरेक्शन फिक्स हो गया है तो लाइन तो गिवन है। तो देखिए क्या कह रहा है, कहता है कि मान लीजिए कि ये हमारा कोई एक लाइन है। हाँ, ये लाइन L है। ठीक है, और एक कोई लाइन सेगमेंट है इस प्रकार से, ये A हो गया, X1 Y1 Z1, और ये B हो गया X2 Y2 Z2, ये हो गया। हाँ, अब कहता है इसके प्रोजेक्शन चाहिए हमें। तो प्रोजेक्शन आपको बतलाए थे कि आप इसे परपेंडिकुलर डालिए। हाँ, और यहां पे आप परपेंडिकुलर डालिए। ये परपेंडिकुलर डालिए, ये हमारा M हो गया और N हो गया। तो देखिए कि AB के अलोंग लाइन L में एक डिस्टेंस को कवर किया गया, तो इसी डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। तो यहां MN जो है वो क्या है, प्रोजेक्शन है। ये जो है प्रोजेक्शन है, यही जो MN हमारा है वो प्रोजेक्शन है, प्रोजेक्शन है ये। ठीक है, ये जो लेंथ दिख रहा है। तो इससे पहले वाला मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दें, यदि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, तो यहाँ जो OM होता था वो प्रोजेक्शन होता था, और इसको हम लोग बोलते थे A डॉट B बाई मैग्नीट्यूड ऑफ B। याद कीजिए, ये हम लोग का प्रोजेक्शन का फॉर्मूला था कि नहीं। तो सोचिए यदि मैं इसको आगे प्रोड्यूस करूं तो कहीं ना कहीं तो ये वाला मिलेगा ही मिलेगा, ये तो मिलेगा ही मिलेगा कहीं ना कहीं। तो बात तो वही चीज हो गया। देखिए ये, अब इसको यदि हम प्रोड्यूस कर दें तो मेरा O यहां पर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा A है, तो यही वाला जो प्रोजेक्शन है। तो सोचिए फिगर तो मेरा वही सेम हो गया। इसका मतलब मुझे ये वाला वेक्टर के फॉर्म में चाहिए और ये वाला वेक्टर के फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। इसका जो है लेट डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ गिवन लाइन L आर L M एंड N। देखिए डायरेक्शन कोसाइन हो गया। अब कहता है देयरफॉर
देयरफॉर जो ए बी वेक्टर होगा तो बताइए क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 सिंस ए का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, x1 y1 z1 दिया गया है, एंड बी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, x2 y2 और z2 दिया गया है। ठीक, तो बताइए देयरफॉर ए बी जो वेक्टर होगा क्या होता है बताइए, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k। ये तो हमारा वेक्टर ए बी निकल गया है। अब यदि एल जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियो दिया गया है, डायरेक्शन कोसाइन दिया गया है, तो बताइए देयरफॉर हम लोग को यहाँ पर क्या मिलेगा, ओ एल जो वेक्टर होगा वो क्या होगा बताइए, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। ठीक, अब इसी फॉर्मूला के बदौलत हम लोग क्या निकालेंगे यहाँ पर, डायरेक्शन प्रोजेक्शन निकालते हैं। तो देखेंगे क्या होगा, देयरफॉर प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सिगमेंट ज्वाइनिंग ए बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए कौन, ये दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कौन हो जाएगा, ए बी वेक्टर डॉट कौन वेक्टर, ओ एल वेक्टर बाई किस पर प्रोजेक्शन है, ओ एल पे, तो ओ एल का मैग्नीट्यूड। अब सारा हम लोग पुट करेंगे यहाँ पे वैल्यू। तो देखिए ए बी, तो जो ए बी और प्रोजेक्शन का नाम मैंने क्या दिया है, एम एन दिया है। हाँ, तो ए बी का वैल्यू कितना है देखेंगे, x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j प्लस z2 माइनस z1 k डॉट एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बाई मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, एल का स्क्वायर प्लस एम का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। हाँ, अब इसी को देखिए हम लोग क्या मिलेगा बहादुरों, आप देखिए देयरफॉर प्रोजेक्शन एम एन जो मिलेगा बहादुरों वो क्या मिलेगा, ये डॉट कैसे निकालते हैं, आई का आई के साथ, जे को जे के साथ, तो क्या मिलेगा बोलिए, x2 माइनस x1 i सॉरी एल ना, क्योंकि यहाँ आई कोफिशिएंट x2 माइनस x1 है, इसका l है, प्लस क्या मिलेगा y2 माइनस y1 m प्लस z2 माइनस z1 n बाई इसका वैल्यू क्या होता है 1, क्योंकि हम लोग जानते हैं, सिंस जानते हैं हम लोग, क्या जानते हैं बहादुर, सिंस हम लोग ये बात पता है कि सिंस l का स्क्वायर प्लस m का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर जो होता है 1 होता है, हम लोग पहले भी जान चुके हैं। तो फाइनल तौर पे देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं प्रोजेक्शन mn क्या मिलेगा बताइए, x2 माइनस x1 l फिर y2 माइनस y1 m फिर z2 माइनस z1 n बाई 1, तो 1 तो खत्म हो गया, वो ये हम लोग को डायरेक्टली ये मिल गया। ठीक है, ये प्रोजेक्शन हो गया। आप सोचिए कि ये तो प्रोजेक्शन हो गया, लेकिन ये नेगेटिव भी तो हो सकता है। हाँ, तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालने के लिए इसको क्या करेंगे बहादुरों, ये प्रोजेक्शन है, अब लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या करेंगे वो ध्यान देंगे, रिमार्क में उसको लिखेंगे, रिमार्क में लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन इक्वल टू क्या मिलेगा, इसी का मोड हो जाएगा,
x2 माइनस x1 L प्लस y2 माइनस y1 M और Z2 माइनस Z1 N, ठीक है। और जब ये लेंथ है बहादुर तो यूनिट्स भी होगा, आप यूनिट्स भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्रोजेक्शन का जो थ्योरी था, डायरेक्शन गिवन लेन पे गिवन लाइन पर लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग के लिए, तो ये थ्योरी ये था, ठीक है। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग थोड़ा बातें कर लेते हैं लैग्रांज आइडेंटिटी, ठीक है। लैग्रांज आइडेंटिटी किसे कहते हैं, ठीक है, उसका डेफिनेशन क्या होता है वो थोड़ा हम लोग देख लेते हैं। लेट L1 M1 N1 and L2 M2 N2 are direction cosines of two straight lines L1 and L2 respectively. Then the result देखिए क्या है। सबसे पहले आप इन तीनों का स्क्वायर कर ऐड कर दीजिए। क्या? L1 का स्क्वायर प्लस M1 का स्क्वायर प्लस N1 का स्क्वायर, ठीक है। फिर इसको स्क्वायर करके ऐड कीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। L2 का स्क्वायर प्लस M2 का स्क्वायर प्लस N2 का स्क्वायर, ठीक है। इसको लिखने के बाद फिर से माइनस, ठीक है, दोनों का कंबाइन कीजिए। L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू, ठीक है। जरा गौर करेंगे, ध्यान देंगे। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक इस प्रकार से सर्कल बनाइए। यहाँ L लिखिए, यहाँ M लिखिए और यहाँ पर N लिखिए। तब हम लोग को क्या मिलेगा? अब दो का पेयर करके हम लोग लिखेंगे, दो का पेयर करके लिखेंगे L M M N और N N L का। तो हमारे पास क्या आएगा वो देखते हैं। देखिए यहां पे हम लोग दो का पेयर कीजिए, ठीक ना, ऐसे लिखिए। पिछले में बता चुके थे। यहां पर दोनों का क्या मिलेगा? L M मिलेगा। फिर यहां क्या मिलेगा बोलो? M N मिलेगा। फिर यहां क्या मिलेगा? N L मिलेगा। अब सिंपली क्या करना है आपको? सबको दो बार लिखिए। L M माइनस L M का होल स्क्वायर प्लस फिर देखिए M N माइनस M N का होल स्क्वायर प्लस क्या होगा? N L माइनस N L का होल स्क्वायर, यही ना। देखिए आप ये दोनों तो कट जाएगा। इसको अंतर लाने के लिए आपको क्या करना है? यहाँ लिखना है 1 2, यहाँ 12 उल्टा दीजिए 21, हर जगह लिख दीजिए 12 21 12 21। इसका मतलब फॉर्मूला क्या हो गया बाबू? L1 M2 माइनस L2 M1 का होल स्क्वायर प्लस M1 N2 माइनस M2 N1 का होल स्क्वायर प्लस N1 L2 माइनस N2 L1 का होल स्क्वायर। ये जो रिजल्ट होगा, देन द रिजल्ट इज कॉल्ड, ये क्या कहलाता है? इज कॉल्ड लैग्रांज आइडेंटिटी। हाँ, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। आपके बार फिर से समझा देते हैं, एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, थोड़ा कंपटीशन भी के लिए है। एक बार तीनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए,
फिर ये तीनों का स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस, कंबाइन कीजिए, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको बता ही दी, राउंड बनाइए, LM MN NN, फिर दोनों को लिखिए LM माइनस LM का होल का प्लस MN माइनस MN का होल का माइनस प्लस फिर NL माइनस NL का होल का, फिर क्या लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1। तो इस प्रकार से बड़ा लंबा सा टर्म आपको याद हो जाएगा और आप इसको समझ के लिख सकते हैं। तो आई होप दैट कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। और हमारे जो हैं जो 3D के लिए ये पहला 3 जो लेक्चर हैं, ये तीनों लेक्चर जो हैं वो थ्योरेटिकल हैं। इन तीनों लेक्चर को ध्यान से देखिए, तब जाके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को डील करेंगे, हल करेंगे, लेकिन उसको सॉल्व करने से पहले आपको इन तीनों लेक्चर को ध्यान से देखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।